I can start my today's session. जी हाँ, सबसे पहले तो भाई सबसे पहले तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको दिया था क्या दिया था भाई? होमवर्क। यस, मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। मैंने कहा था बस ट्राई करना, ठीक है। और वो वाला कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन दिया था भाई ट्राई करने के लिए? मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिया था ट्राई करने के लिए अपने घर पे। जरा बता दो किस किसने ट्राई किया, ठीक है। किस किसने ट्राई किया जरा बता दो। यस लिख दो जिस जिसने ट्राई किया, और जरा आंसर बता दो, आंसर क्या आया, ठीक है। आंसर बता दो, आंसर क्या आया जरा बताओ। ट्राई किया क्या? हर्ष कुमार कह रहा है ट्राई किया, रानू ने ट्राई किया, वेरी गुड। और किसने ट्राई किया? लक्ष्मी तिवारी ने ट्राई किया, ओके। हर्ष कंजानी ने भी ट्राई किया, वेरी गुड। आंसर बता दो, लास्ट आंसर क्या आया, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर सही निकलेगा जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑल राइट, आंसर भी आ गया भाई। रानू पाल का आंसर आ गया, वेरी गुड। हर्ष कंजानी का आंसर आ गया, वेरी गुड, सुपर। और आंसर काफी क्लोज है, लेट मी टेल यू, आंसर काफी क्लोज है, आप लोग बहुत क्लोज हो। तो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर आया, तीसरा स्टूडेंट का आंसर आ गया। ऑल राइट, तो मतलब ट्राई किया आपने, ठीक है, ट्राई किया है। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है लीव सैलरी जो अभी हमने करा ही नहीं था अपनी क्लास में, डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट आपने ट्राई किया अपने घर में। ये एक बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग दिस बिग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आना अपने आप में कि सर हमने एक टॉपिक नहीं किया, उसके बाद भी हम ट्राई कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन, ये कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया चीज है। तो एक बार क्लैपिंग कर लो जरा अपने लिए, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए क्लैपिंग करो। आज देखते हैं कितने क्लैप्स आप भेजते हो मेरे को चैट बॉक्स में, क्योंकि क्लैपिंग तो बनती है। यस, शाबाशी तो बनती है भाई जिन जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, ठीक है। तो वही बात होती है, देखो आउट ऑफ लीग जो जाएगा, जो अपनी सरहदों को, बाउंड्रीज को, जो मेंटल बाउंड्रीज हम अपने चारों तरफ बना के रखते हैं, जो मेंटल बाउंड्रीज के बाहर जाएगा वही विनर कहलाएगा। हम मेंटल बाउंड्रीज बना के रखते हैं कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं हुआ, ठीक है। इस मेंटल बाउंड्री के बाहर जो भी पर्सन जाएगा वो डेफिनेटली एज अ विनर अचीव होगा, एज अ ट्रू विनर अचीव। देखो अंकिता डे फ्री फंड में अपने लिए तालियां बजा रही है, जबकि उसने तो आंसर भी नहीं किया। इसी तरह वंश प्रजापति तालियां बजा रहे हैं, आंसर नहीं भेजा, करा नहीं है क्वेश्चन, तालियां बजा रहे हैं। देखो जरा नालायक। अच्छा, हर्ष कंजानी ने सेंड किया था व्हाट्सएप पे, ओके ओके। हर्ष कुमार, ओके। चलो जी, तो आज की क्लास में हमें सबसे पहले लीव सैलरी एनकैशमेंट का अपना टॉपिक कवर करना है। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आराम से कर पाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, विच इज लीव सैलरी एनकैशमेंट। तो भाई बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉइज को जितनी वो लीव्स नहीं लेते ना, उसको एनकैश कर देती हैं रिटायरमेंट के बाद। इसे भी पोस्ट रिटायरमेंट का भाई बेनिफिट बताया जाता है। कई कंपनीज में ये पॉलिसी होती है कि वो रिटायरमेंट से पहले ही, साल के एंड में ही, अपनी जितनी भी लीव्स हमारे एम्प्लॉय के पास बची होती है, सारी लीव्स को भाई वो एनकैश कर देते हैं, ठीक है। कई कंपनीज के में ये पॉलिसी होती है, कई कंपनियों में पॉलिसी होती है रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारा भाई लीव एनकैशमेंट होता है, लीव्स को एनकैश करते हैं। लीव एनकैशमेंट आखिरकार होता क्या? लीव एनकैशमेंट का मतलब ये है भाई कि जितनी भी लीव्स आपको एलिजिबल है, सपोज मैं कहता हूं आप साल में 12 लीव्स लो, ठीक है। आप नहीं लेते 12 लीव्स, अगर आप नहीं लेते 12 लीव्स तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, और साल के एंड में जो आपकी सैलरी है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम आपकी लीव सैलरी एनकैशमेंट में आपको दे देंगे, आपको सैलरी को एनकैश कर देंगे। ये भी आपकी सैलरी का भाई पार्ट होगा, तो आपको कैश में दे देंगे जब आप लीव नहीं लेते। तो कई लोग भाई लीव नहीं लेते, कई लोग बहुत ज्यादा पंचुअल होते हैं अपने ऑफिस के लिए। अब कई बार भाई स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं ना, होते हैं ना। आप लोगों ने भी जब आप भाई अपने स्कूल में होंगे तब आपने भी 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लिया होगा। तो कई लोग 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लेते हैं। उसी तरह ऑफिसेज में भी जब जो भी लीव पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग कई लोग लीव नहीं लेते भाई। तो जो लीव नहीं लेते उन लोगों की लीव एक्यूमुलेट हो जाती है और उनको लीव मिलती है इकट्ठी, मतलब एक साथ सारी की सारी लीव सैलरी की तरह उनको दे दी जाती है। ऑब्वियसली वो टैक्सेबल होगी क्योंकि एक तरह से है तो वो सैलरी ही ना। तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होगी हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। टॉपिक का नाम है भाई लीव सैलरी एनकैशमेंट, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीव सैलरी एनकैशमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। मैंने आपको बताया लीव सैलरी कई बार एनुअली भी एनकैश करी जाती है कि साल के एंड में मान लो आपने 15 लीव आपको लेनी थी, आपने उसमें से
5 लीव ले ली, 10 लीव बची हैं, तो 10 लीव के प्रोपोर्शनेट जो आपकी सैलरी बनती है आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस आपकी लीव सैलरी एनकैशमेंट आपको मिलती है, फुल्ली टैक्सेबल होगी इन हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ऑल द एम्प्लॉयज मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके हाथ में फुली टैक्सेबल होगी। जितनी भी लीव होगी भाई वो पूरे की पूरी लीव्स आपके हाथ में फुली टैक्सेबल होगी एम्प्लॉयज के हाथ में। सो अगर आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस जब चल रही है तब वो लीव की सैलरी आपको इन कैश होकर मिल रही है, तो फुली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉय के केस में वो फुली टैक्सेबल होगी। नाउ रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगेन जब आपके डेथ के बाद ये लीव सैलरी एनकैशमेंट मिलती है, और ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय के जो बच्चे होंगे उनको मिलेगी, एम्प्लॉय की जो वाइफ होगी उनको मिलेगी, या एम्प्लॉय के जो भी लीगल हेयर्स होंगे जो उनकी भाई जायदाद को इनहेरिट करने के लिए लीगली भाई बाउंड होंगे, उनको मिलेगी लीव सैलरी एनकैशमेंट, और वो होगी नॉट टैक्सेबल, एक भी रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। ये भाई बेनिफिट दिया गया कि डेथ के बाद अगर लीव सैलरी एनकैशमेंट दी जाती है लीगल हेयर्स को तो उस पर टैक्स मत लगाओ, ये एक बेनिफिट के दौरान दिया गया। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कि भाई जब टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गई है, मतलब जब आप रिटायर हो गए हो, जब आपकी सर्विस खत्म हो गई है, उसके बाद आपको आपकी पूरे का पूरा जो जीवन था ना, जो आपका वर्किंग जीवन था, जो आपने वर्क किया है जिस भी कंपनी में, तो जो पूरे का पूरा टेन्योर था ना, उस पूरे के पूरे टेन्योर के दौरान आपको जो लीव सैलरी एनकैशमेंट मिली है वो आपको इकट्ठी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो चीज देखने वाली बात है। सो रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जब आपकी सर्विस टर्मिनेट हो गई उसके बाद जब लीव सैलरी एनकैशमेंट मिलती है तो वो भाई कैसे टैक्सेबल होती है, आओ देखते हैं। अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट मिलता है तो वो भाई नॉट टैक्सेबल होगा, आपका फुली एग्जेम्प्ट होगा, आपका एक भी रुपया आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और मैंने शुरू से ही आपको दिखाया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इनकम टैक्स एक्ट हमेशा से पार्शियल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और ना केवल इनकम टैक्स एक्ट बट आप किसी भी और एक्ट में रहोगे ना तो ये थोड़े से और बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लीव सैलरी एनकैशमेंट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के हाथ में लीव सैलरी एनकैशमेंट टैक्सेबल नहीं होगी, इस पे एक भी रुपए का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, मींस प्राइवेट एम्प्लॉयज की, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। इट इज एग्जेम्प्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ, ठीक है, ये चार आपको लिमिट्स दी हुई हैं और इन चार में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उतना एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो लीव सैलरी एनकैशमेंट मिला, नंबर 2 रुपीज 25 लाख, 25 लाख स्टैट्यूटरी लिमिट है, इसके ऊपर तो डिडक्शन मिल ही नहीं सकती। फिर है 10 टाइम्स द एवरेज सैलरी पर मंथ, जो आपकी मंथली एवरेज सैलरी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 महीने की जो आपकी एवरेज सैलरी है उससे ज्यादा की आपको लीव एनकैशमेंट नहीं मिल सकती। देन एक वही फॉर्मूला है जैसा फॉर्मूला भाई हमारे पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स में भी था ना, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस माइनस लीव्स अवेल्ड, तो जो आपके कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस हैं, जितने भी आपको साल भाई पूरे हो गए हैं, माइनस लीव्स अवेल्ड, आपने उसमें से माइनस करो जितनी भी लीव्स अवेल कर दी इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। अब यहां एक बड़ी खास बात देखने वाली कि भाई यहां पर है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, और जो माइनस करते हैं ना वो मंथ्स के टर्म्स में करते हैं। यहां जो लीव्स अवेल्ड होती है ना उनको मंथ्स के टर्म्स में माइनस करते हैं, कितनी लीव्स आपने अवेल कर ली, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, आपकी जो एवरेज सैलरी पर मंथ है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। एवरेज सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड करनी है, बेसिक इंक्लूड करना है, डीए इंक्लूड करना है, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होना चाहिए वाला इंक्लूड करना है, और कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर इंक्लूड करना है। तो इन चारों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और जो बैलेंस अमाउंट होगा, जैसे जो भी एनकैशमेंट मिला उसमें से माइनस कर दूंगा, इन चारों में से जो मिनिमम होगा, जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल होगा एज लीव सैलरी एनकैशमेंट। सर आपको पता ही है जब आप ये चार्ट वार्ट कराते हो ना, जाएं 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 जाएं, जूम 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 सर के ऊपर से गुजरता है सर। जब तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना कराओ तब तक सर मजा नहीं आता। ठीक है भाई, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा आपको मतलब इंपॉर्टेंट भी आपकी कैटेगरी में बन जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, आओ स्टार्ट करते हैं। Mr. Call, aged 60 years, retired from private company on 1st February 2024. तो मिस्टर कॉल रिटायर हुए 1 फरवरी 2024 को, रिटायर हुए अपनी कंपनी से, ठीक है। फरवरी मार्च 2 महीने बचे थे, 2023-24 के 2 महीने बचे थे भाई जब वो रिटायर हुए, फरवरी मार्च, तो 10 महीने इन्होंने काम किया अपनी कंपनी में जब वो रिटायर हो रहे थे। ही सर्व्ड एज जनरल मैनेजर इन द कंपनी फॉर 25 years and 6 months। तो इनका जो टेन्योर था पूरा सर्विस का
वो टेन्योर कितना था भाई? इनका टेन्योर था सर्विस का 25 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। यह है इनकी रिटायरमेंट की डेट, ठीक है, इनका रिटायरमेंट हुआ। फिर इनका जो भाई टेन्योर था वो कितना था? 25 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। और ही वाज ड्रॉइंग अ बेसिक सैलरी ऑफ 95,000 पर मंथ। इनकी जो बेसिक सैलरी थी वो थी 95,000 पर मंथ सिंस 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 से इनकी सैलरी 95,000 पर मंथ थी। मतलब उसके बाद कोई इंक्रीमेंट इनकी सैलरी में नहीं आया, ऐसा हिंट देने की कोशिश करी गई है। तो 1 जनवरी 2022 से ये यही सेम सैलरी विड्रॉ कर रहे थे। डियरनेस अलाउंस ऑफ 12% ऑफ बेसिक सैलरी, इनका जो डियरनेस अलाउंस था वो था 12% ऑफ 95,000 का 12% डियरनेस अलाउंस था। अब इसमें से जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा था वो था 30% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का 30% डीए पार्ट बन रहा था। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स अपॉन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के वक्त उन्हें क्या क्या चीजें मिली? एक तो ग्रेचुइटी मिली 25 लाख रुपए की, और ध्यान रखने वाली बात ये पोगा में कवर्ड थे, ठीक है, ये पोगा में कवर्ड थे। दूसरा, लीव सैलरी मिली 12 लाख रुपीस की। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 2 months लीव पर ईयर ऑफ सर्विस, तो 2 महीने पर ईयर की इनको लीव एंटाइटल थी। और उन्होंने लीव एक्चुअली में ली कितनी? इन्होंने 12 months की लीव ले ली। तो जितनी भी एंटाइटल थी, जैसे 2 महीने हर साल की एंटाइटल थी, 25 साल का अगर मैं ईयर मानूं तो भाई 50 महीने की एंटाइटल थी। 50 महीने में से इन्होंने 12 महीने की लीव ले ली, यानी रिमेनिंग लीव नहीं ली, ठीक है। ये हमें लीव अवेल्ड का अमाउंट दिया हुआ है। कम्यूटेड पेंशन, अच्छा, ये भी वो 4 धाम वाले भाई यात्री थे जिन्हें अपनी पेंशन टुकड़ों 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 में नहीं, सारी की सारी इकट्ठी चाहिए थी, तो इन्होंने अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया, पूरी पूरी पेंशन को इकट्ठा लिया, कम्यूटेड पेंशन ली भाई, टोटल कम्यूट करके एक्यूमुलेट करके इन्होंने पूरी पूरी पेंशन ले ली। You are required to compute his income chargeable under the head salaries for assessment year 24-25, assuming he opted आउट ऑफ, मतलब ये न्यू टैक्स रेजिम से बाहर आ गए, ठीक है, आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो न्यू टैक्स रेजिम से बाहर आ गए, मतलब ये ओल्ड टैक्स रेजिम में फॉल करेंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम में फॉल करने का मतलब है जितने भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलेंगे वो इनको प्रॉपर्ली मिलेंगे। न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नहीं है भाई, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। जी सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं ना एक चीज चाहूंगा, बस एक चीज, छोटी सी चीज चाहूंगा। ये जो 3 कॉलम है ना, ये 3 कॉलम, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, ये 3 कॉलम जरा आंसर तुम निकाल के बताओ। वर्किंग नोट नंबर 1 भी, क्योंकि लीव एनकैशमेंट तो हमने अभी किया, लेकिन ग्रेचुइटी तो हमने कल ही कर लिया था। तो वर्किंग नोट नंबर 1 भी तुम्हें बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 1 जरा बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होना चाहिए वो कंप्लीट करो, और ये और ये तीनों यहां पर फिल करके रखो, ठीक है। तुम्हें मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, तुम्हें मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं। 5 मिनट्स का समय है, ठीक है, 5 मिनट का तुम्हें समय दे रहा हूं। ये पोर्शन जरा खुद फिल करो। बेसिक सैलरी चाहिए, डियरनेस अलाउंस चाहिए, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1 फिल्ड चाहिए भाई।
हाँ जी, क्या हमने कर लिया आंसर? अच्छा, ग्रेचुअली टैक्सेबल निकाल ली 965385। वेरी गुड आंसर भाई, तालियां बजा लो अपने लिए। 965385 जिसकी ग्रेचुइटी का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। चलो सैलरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सैलरी कितनी है? 95,000 रुपीज पर मंथ है। और इस साल में कितने मंथ्स की सैलरी मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स की सैलरी मिली है। तो 9,50,000 रुपीज हो गया आपका सैलरी का अमाउंट। डियरनेस अलाउंस कितना है? डियरनेस अलाउंस है भाई 9,50,000 रुपीज का 12% इज द डियरनेस अलाउंस, ठीक है। 9,50,000 रुपीज का 12% इज द डियरनेस अलाउंस। कितना आ गया भाई? 1,14,000, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस कितना आ गया? 1,14,000। और भाई सैलरी कितनी आ गई? 9,50,000। ओहो, अरे अरे, एक तो चीज करना ही भूल गए। ओहो, गलत हो गया, सब गलत हो गया भाई। काटो काटो, सब गलत हो गया। कैसे? अरे साफ साफ लिखा है 30% फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सिर्फ जो टोटल डियरनेस अलाउंस है उसका 30% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। तो डिलीट करो भाई, डिलीट करो। क्यों? क्योंकि जो हमारा डियरनेस अलाउंस है वो तो 30% ही यहां पर आएगा ना, यहाँ कोई पूरा का पूरा थोड़ी आएगा। यहां पर तो सिर्फ 30%, मतलब 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 30% आना चाहिए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा थोड़ी आएगा। ओहो, भूल ही गए यार, ये तो भूल ही गए। काटा पीटी करनी पड़ेगी, सारा कट हो जाएगा। उफो, क्या करें अब? हैं, क्या करें बताओ? चेंज कर दें क्या? तो रानू कह रही है इररेलेवेंट, लक्ष्मी तिवारी कह रही है इररेलेवेंट। वेरी गुड। हर्ष कंजानी कह रहा है इररेलेवेंट। वेरी गुड, सुपर सुपर, वेरी गुड भाई। ये जो 30% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है, ये जब हम सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं तब ये इररेलेवेंट होता है। लेकिन जब हम ये रेंट फ्री अकोमोडेशन या एचआरए या ग्रेचुइटी में सैलरी की कंप्यूटेशन कर रहे होंगे, या लीव सैलरी एनकैशमेंट में ग्रेचुइटी की कंप्यूटेशन कर रहे होंगे, वहां रेलेवेंट होगा। यहां पर तो पूरा डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होता है 110%। वेरी गुड, वेरी गुड, नो चेंज। रानू कह रही है नो चेंज। वेरी गुड आंसर भाई, वेरी गुड। चलो भाई, अब आ जाओ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। यहां आ गया भाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारी ग्रेचुइटी कितनी टैक्सेबल होगी। सबसे पहले मुझे जरा क्वेश्चन में से देख के बता दो, ग्रेचुइटी रिसीव कितनी हुई है? सर ग्रेचुइटी रिसीव हुई है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपीज इज द ग्रेचुइटी रिसीव्ड। ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितनी हुई है? ग्रेचुइटी रिसीव हुई है 25 लाख रुपए, ठीक है। अब लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्या अमाउंट होगा? इन तीनों में से लोअर अमाउंट होगा, और पोगा में फॉल कर रहा है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में फॉल कर रहा है। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा 15 डिवाइड बाय 26 इंटू 25 ईयर्स। जो 6 मंथ्स हैं उसको हम फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। 25 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय बेसिक सैलरी और डीए। बेसिक सैलरी और डीए दो चीजों को हम ऐड कर देंगे भाई टू कंप्यूट आवर टोटल सैलरी। जी सर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सो 95,000 है हमारी सैलरी, और 11,400 है हमारा क्या? डियरनेस अलाउंस, ठीक है। दो ही चीजें ऐड होती हैं जब हम ग्रेचुइटी की कंपटीशन करते हैं, दो ही चीजें ऐड होती हैं, ठीक है सर। मोहम्मद इजहार कह रहा है मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बताओ इजहार, अपने क्वेश्चन का इजहार करो। इजहार सर, अगर आरएफए ओन्ड एम्प्लॉयर हैं तो अगर पॉपुलेशन 40 से ज्यादा है तो उसमें हम 10% लेंगे फ्री। 10%, 10%, 40 से ज्यादा? अच्छा 40 से ज्यादा, आ जाओ ना। तुम चार्ट क्यों नहीं रेफर करते भाई? सीधा चार्ट क्यों नहीं रेफर करते? तुम्हें बिल्कुल भी और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा चार्ट पे आने की जरूरत है, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन का हम चार्ट देख लेते हैं। लो जी लो, देखो सर, 40 लाख से अगर ऊपर है तो आपका 10% परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। 15% ओल्ड लिमिट थी भाई, यहां 15% ओल्ड लिमिट थी। जो न्यू लेटेस्ट लिमिट है वो 10% है, ठीक है सर, बात समझ में आई। चलो आ जाओ जरा हमारे लीव सैलरी एनकैशमेंट में वापस। यस सर, तो हमारा बता दो जरा 15 डेज वर्किंग सैलरी कितना आ गया? 15 डेज की वर्किंग सैलरी। रोहित शर्मा कहाँ है आज भाई? रोहित शर्मा कह रहा है सर आप ना कैलकुलेटर को हाथ मत लगाया करो। अब रोहित शर्मा देखो, मुझे कैलकुलेटर को हाथ लगाना पड़ रहा है क्योंकि तुम आंसर नहीं बता रहे। अगर तुम आंसर बता दो तो मैं कैलकुलेटर को हाथ ना लगाऊं।
लेकिन तुम आंसर बता ही नहीं रहे। अब जब तुम आंसर बता ही नहीं रहे तो मुझे कैलकुलेटर को हाथ लगाना पड़ रहा है, क्या करूं। आज आई थिंक एब्सेंट है, रोहित शर्मा इज एब्सेंट टुडे, आई थिंक सो। 15,34,615 कितना आ गया, ये आ गया 4,615। और इन तीनों में से लोअर अमाउंट लेना है, ठीक है, इन तीनों में से लोअर अमाउंट लेना है, इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है वो है यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब बता दो माइनस करके कितना अमाउंट आया, टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी आ गई। वेरी गुड, टैक्सेबल ग्रेच्युटी इज 965,385। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी आ गई भाई, 965,385, 965,385, परफेक्ट। चलो अब आगे चलें जी सर। अब करते हैं लीव सैलरी एनकैशमेंट। लीव सैलरी एनकैशमेंट कितना भाई हमारा कैलकुलेट होगा, आओ देखते हैं। लीव सैलरी एनकैशमेंट, अच्छा लीव सैलरी रिसीव्ड कितनी है, 12 लाख रुपए रिसीव हुई है, तो रिसीव्ड वाला अमाउंट तो यहां पर लिख दूं, 12 लाख, 12 लाख रुपीज हमारी लीव सैलरी रिसीव हुई है जी सर। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 12 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट है 25 लाख, 25 लाख रुपीज की स्टैट्यूटरी लिमिट है। अब कंडीशन ये दी हुई है, हमें 10 टाइम्स ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ, जो एवरेज सैलरी पर मंथ है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमको यहां पर वो वाली लिमिट लेनी है। ठीक है, अब हमारी जो सैलरी है वो कितनी है, एक तो है 95,000 है ना, और सैलरी में क्या क्या ऐड होता है जरा चार्ट में देख लो, अपने चार्ट में देख लो। सैलरी में ऐड होता है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वही ऐड होगा, और कोई ऐड नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। और कमीशन, कमीशन तो शायद क्वेश्चन में कोई दी भी नहीं है, नहीं सर कमीशन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो भाई कंट्रीब्यूशन होगा डियरनेस अलाउंस का, वो होगा 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो ये आ गया भाई 3420 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ गया 984200। देख लो जरा, तुम्हारा यही आंसर आ गया 984200। ठीक है, अब है चौथी लिमिट। चौथी लिमिट क्या है भाई, चौथी लिमिट है 30 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हैं, इस केस में 25 ईयर्स हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और देखो चार्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड, ईयर का जो फ्रैक्शन होगा ना वो इग्नोर करना पड़ेगा। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है 25, इसमें से लीव्स अवेल्ड, ठीक है, यह है भाई लीव्स अवेल्ड, तो लीव्स अवेल कितनी हो गई हैं, 12 मंथ्स की लीव्स अवेल हो चुकी हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी मंथली सैलरी है। मंथली सैलरी कितनी है भाई, हमारी सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी लेनी है पर मंथ। और सैलरी में क्या क्या आएगा, वही भाई बेसिक आएगा और डीए आएगा। क्या डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा, जी हाँ, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा। सो ये है भाई 95,000 प्लस 3420। बस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, you have to just put in the formula। ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 12। अच्छा बात ध्यान रखना भाई, ये जो है ये पहले माइनस करना फिर मल्टीप्लाई करना, ऐसा मत करना कि 12 मंथ्स को मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक है, तो पहले माइनस करना फिर टोटल को मल्टीप्लाई करना। जी हाँ, 25 माइनस 12 13, 25 माइनस 12 13, तो क्या आया अमाउंट, अमाउंट आया 1279460, 1279460। सबका आंसर, सबका यही अमाउंट आ गया क्या, यस वेरी गुड हर्ष कुमार, अंकिता डे, प्राची अग्रवाल, वेरी गुड। नहीं लक्ष्मी तिवारी, ये हमें 25 लाख ही लेनी है, 3 लाख तो ओल्ड लिमिट थी, इसको 25 लाख ही लेना है, कोई 3 लाख की लिमिट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस वाले पॉइंट पे, कोई 3 लाख की लिमिट नहीं है, 25 लाख ही लिमिट है। ठीक है, चलो तो हम लोग अपना लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेंगे। लोएस्ट कितना है,
200, तो 12 लाख में से आप माइनस कर दो 984200। तो हमारा टैक्सेबल लीव सैलरी एनकैशमेंट कितना आ जाएगा? 2,15,800। ये आ गया भाई लीव सैलरी एनकैशमेंट 2,15,800। ठीक है। अब है टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। पेंशन जो है वो कम्यूट हो गई है, मतलब उसे एक्यूमुलेट करके ले लिया गया है, अलग अलग नहीं लिया गया, उसे एक्यूमुलेट करके लिया गया है। तो आ जाओ जरा चार्ट में। यह है कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड इन लम्प सम पोस्ट रिटायरमेंट, अगर अदर एम्प्लॉय होता है और विद ग्रेचुइटी या विदाउट ग्रेचुइटी, हमारे केस में है विद ग्रेचुइटी, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा? 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। टोटल पेंशन का 1/3 हम एग्जेम्प्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम लोग 1/3 जितना भी हमें पेंशन रिसीव हुआ ना, उसका 1/3 हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है सर, आ जाओ जरा 1/3 एग्जेम्प्ट कर दो। टोटल जो रिसीव्ड है वो है 4.5 लाख, माइनस जो एग्जेम्प्ट होगा वो होगा 1/3 ऑफ 4.5 लाख। जो एग्जेम्प्ट है वो कितना होगा? 1/3 ऑफ 4.5 लाख। मतलब जो टैक्सेबल होगा वो कितना होगा? 3 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा भाई? 3 लाख रुपीज टैक्सेबल होगा। टोटल बता दो टोटल, और उसमें से फिर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा? 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा। आज की क्लास में स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे, बट मैं पहले से बता रहा हूं भाई 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। ठीक है, तो बता दो जरा टोटल करके कितना बना? 25,45,185। अच्छा, और 50,000 माइनस कर दो इसमें से। ये आ गई भी टैक्सेबल सैलरी। देखो, प्रेजेंटेशन के मामले में ध्यान रखना, कंक्लूजन लिखना जरूरी है। हर क्वेश्चन के एंड होने के बाद कंक्लूजन लिखना जरूरी है। कंक्लूजन क्या होगा? हेंस द टैक्सेबल सैलरी taxable salary of Mr. Call is computed as आप लिख दोगे ये वाला अमाउंट 2495। हर क्वेश्चन के बाद, हर आंसर के बाद ऐसा कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। अच्छा, नीलांजन कह रहा है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से आंसर गलत हो गया, वरना जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, बिल्कुल। रिफ्रेशमेंट अगर ऑफिस आवर के दौरान है तो टैक्स फ्री होता है, ऑफिस आवर के बाद होता है तो टैक्सेबल होता है। और अगर मील्स दिया, मील्स है ना, तो वो टू द एक्सटेंट ऑफ 50 रुपीज एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। इसके इलस्ट्रेशन में भाई हमने सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट देखे और देखा कि ये एग्जाम में भी आया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक इस वाले भाई चैप्टर का। लास्ट टॉपिक है डिडक्शंस। सर हमने इनकम की तो बात कर ली। इनकम कौन कौन सी सैलरी में ऐड होती है? सैलरी, अलाउंस और परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो ऐड होती हैं। ठीक है, सैलरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो ऐड होते होते हैं। उसके अलावा अलाउंस, परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट भी ऐड होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जब ऐड होते हैं तो फिर भाई हम लोग कहते हैं कि ये सैलरी टोटल ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ गई। अब सवाल ये उठता है, सर इसमें से खर्चे कौन कौन से माइनस करने अलाउड होते हैं? अब देखो भाई, कायदे की बात बताऊं तो जब आप सैलरी इनकम अर्न करते हो तो सैलरी इनकम अर्न करने के लिए आपको भाई फॉर्मल कपड़े खरीदने पड़ते हैं। सबसे पहले तो खर्चा कपड़ों का होता है। फॉर्मल शूज खरीदने पड़ते हैं, खर्चा आपका शूज का होता है, क्योंकि आप जब ऑफिस जाओगे तो आप जीन्स और टी शर्ट में नहीं जा सकते। आपको फॉर्मल सूट, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां सूट पहनना कंपलसरी है, आपको सूट पे खर्चा करना पड़ता है। फिर कई बार आपको एक लैपटॉप खरीदना पड़ता है, आपका लैपटॉप पे खर्चा होता है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर जैसे अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आपका भाई ऑफिस जाने आने का खर्चा होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको टाई खरीदनी पड़ती है, आपको बेल्ट खरीदनी पड़ती है। तो सैलरी इनकम अर्न करने के लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है नहीं भाई नहीं, हम इन सारे खर्चों को माइनस करने की परमिशन आपको इनकम से नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ
3 खर्चों को माइनस करने की परमिशन देंगे। सर बट ये तो गलत बात है। सर 3 ही क्यों? सारे इतने सारे खर्चे होते हैं सैलरी को अर्न करते हुए, सारे क्यों नहीं? भाई ये गवर्नमेंट की मर्जी है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको सिर्फ 3 खर्चे अलाउ करूंगी, 3 खर्चे माइनस कर लो अपनी सैलरी में से, और कोई खर्चा मैं सैलरी में से माइनस करने नहीं दूंगी। हाँ देख लो, इनकम तो सारी ऐड कर दी, लेकिन जब खर्चों की बात आई, खर्चे माइनस करने से मना कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन भाई यही रूल है, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला जो डिडक्शन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब जो अभी आप कह रहे थे ना सर, कपड़े का खर्चा, जूते का खर्चा, आने जाने का खर्चा, टाई का खर्चा, बेल्ट का खर्चा, अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा, ठीक है, ये सब खर्चे एक डिडक्शन दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें सारे के सारे खर्चे अपने आप आ गए, विच इज 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी। आप चाहे कोई खर्चा कर रहे हो, चाहे कोई खर्चा नहीं कर रहे, चाहे कोई आप किसी भी तरह का, चाहे कोई भी खर्चा नहीं कर रहे, तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आएगी ही आएगी। वेरी गुड। सर एक डाउट था, अरे तो पूछो ना, डाउट था तो। हाँ, अगर न्यू टैक्स रेजिम आप फॉलो करोगे तो 75,000 का डिडक्शन लगेगा। ये न्यू टैक्स रेजिम मैं जब आपको चैप्टर नंबर 15 में कराऊंगा, वहां डिटेल में समझाऊंगा कि जब आप न्यू टैक्स रेजिम रखोगे वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। हर्ष ने बिल्कुल सही बात बोली है। लक्ष्मी तिवारी पूछ रही हैं कि सर अगर क्वेश्चन में लीव अवेल्ड नहीं दिया हो तो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लीव अवेल्ड ना दी हो, ठीक है। और अगर लीव अवेल ना दिया तो मैं तो क्या करूंगा, मैं उसको 0 मान लूंगा, कोई भी लीव अवेल नहीं करी, और पूरा जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है मल्टीप्लाई कर दूंगा एवरेज सैलरी से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भाई जनरली, है ना, ऐसा नहीं होगा यूजुअली। वेरी गुड, रानू ने तीनों डिडक्शन बता दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। वेरी गुड। तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ठीक है। दूसरा मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये जब किसी भी भाई किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है तो सबसे पहले उसकी सैलरी में इसको ऐड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अलाउंस है ना, अलाउंस, उसको जब आप सैलरी में अलाउंस को ऐड करते हो, वहीं पर भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड किया जाता है। सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस को सैलरी की कंप्यूटेशन में ऐड किया जाता है, वहां पर आप सैलरी की कंप्यूटेशन में इसको ऐड करते हो एंटरटेनमेंट अलाउंस को, और फिर डिडक्शन मिलता है। सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करना, बोल्ड इटैलिक्स में अंडरलाइन करना, बहुत ज्यादा मोटे अक्षरों में अंडरलाइन करना, ऐड तो सबकी इनकम में होता है, लेकिन जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही मिलता है। मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो किसी और को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही डिडक्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में डिडक्शन मिलेगा, और बाकी प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ऐड तो हो जाएगा लेकिन डिडक्शन कोई नहीं मिलेगा, मतलब टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में नॉन टैक्सेबल होगा। लेकिन किस एक्सटेंट तक डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, और 5,000 रुपीज और 20% ऑफ बेसिक विच एवर इज लोअर, उसके बेसिस पे भाई डिडक्शन मिलेगा। सो डिडक्शन बड़ा सिंपल है। डिडक्शन जो है वो भाई आपको इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी उसका डिडक्शन मिलेगा, बाकी सारा आपका टैक्सेबल होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्पशन मिलेगा, और किसी एम्प्लॉय के केस में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लास्ट है भाई टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स। अब ये बड़ा खास टाइप का टैक्स होता है भाई, ये किसी स्पेसिफिक स्टेट में होता है, ये ना हर स्टेट में नहीं होता, ये स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। तो जैसे दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, ठीक है, बट तुम बात करो बॉम्बे की, मुंबई की, तो यहाँ जितने स्टूडेंट्स मुंबई में है वहां प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स का मतलब क्या होता है? आप सीएम में हो, सीएमए की प्रैक्टिस अपनी आप शुरू करते हो, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी शुरू करते हो, आप इंजीनियर हो, इंजीनियर की प्रैक्टिस शुरू करते हो, आप लॉयर हो, लॉयर होने की प्रैक्टिस शुरू करते हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है कि आप प्रोफेशन कैरी ऑन करने का टैक्स दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये होता है प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ईए का अब डिडक्शन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। सो अब बात आ गई एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स। एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स के केस में भाई टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, ट्रेड एक्सेट्रा लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इसे लेवाई करती है अंडर द आर्टिकल सो एंड सो विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन कैश बेसिस। तो जो जब आप पेमेंट करोगे ना प्रोफेशनल टैक्स की, तब अलाउ होगा आपका एज अ डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, कैश बेसिस पे अलाउ होता है, वेदर पेड बाय द एम्प्लॉय और बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय पे करे चाहे एम्प्लॉयर पे करे, दोनों में से कोई भी पे करे, कैश बेसिस पे जब पे हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, उसका डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल जाएगा। अब देखो, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया, आप सीएम में क्लियर कर गए, अपनी प्रैक्टिस खोली, ठीक है, आप सीएम में क्लियर कर गए, लेकिन आपने जॉब करना शुरू कर दिया तो भी भाई प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। आप ये देखो बात, तो भी प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने जॉब भी ज्वाइन करी, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो ना, आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो ना, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है।
इफ एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय पेज प्रोफेशनल टैक्स, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है भाई प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉय नहीं पे कर रहा, तो सबसे पहले तो परक्विजिट की तरह ऐड होगा एम्प्लॉय की सैलरी में, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कर रहा है, ठीक है। तो एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, तो सबसे पहले तो परक्विजिट की तरह ऐड होगा किसकी सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी में परक्विजिट की तरह सबसे पहले तो ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद फर्दर इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3) में इसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो पहले ऐड होगा क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कर रहा है, तो परक्विजिट की तरह पहले तो ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसका सब्सिक्वेंटली डिडक्शन मिल जाएगा, तो इट इज फर्दर अलाउड एज अ डिडक्शन। तो ये है हमारा प्रोफेशनल टैक्स का रूल। तो इन 3 डिडक्शन के अलावा सैलरी चैप्टर में और कोई भी डिडक्शन नहीं है। आपको भाई एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, एम्प्लॉय ने अपना इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, एम्प्लॉय ने भाई अपनी कार रिपेयर कराई जो ऑफिस जाने में यूज करता है उसका खर्चा हो गया, ये सब डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ 3 खर्चे डिडक्शन की तरह अलाउ होंगे, इसके अलावा कोई खर्चा डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होगा। चलो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन भाई एग्जाम में आते हैं, और ये वाले क्वेश्चन भाई एग्जाम से ही उठाए गए हैं, और इन क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना भाई सैलरी से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हम टच बेस कर लेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 और 15 लेंदी क्वेश्चंस हैं, ऐसे लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इकट्ठा टच कर लें। हाँ सर मजा आएगा, इन क्वेश्चन को करने में असली मजा आएगा। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस एस चौधरी। तो एस चौधरी की आपको इनकम दी हुई है भाई, मिसेस एस चौधरी की, फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 की भाई आपको दी हुई है इंफॉर्मेशन। बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 60% ऑफ द सैलरी, मेडिकल अलाउंस 600 पर मंथ, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो मेडिकल पे इन्होंने खर्चा किया वो था 5,000 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड 6,000 रुपीज पर मंथ, एंड शी पेज रेंट ऑफ 7,200 पर मंथ फॉर हर हाउस इन दुर्गापुर, ठीक है। 6,000 रुपीज का एचआरए रिसीव हुआ है, और एक्चुअल रेंट जो पे हो रहा है 7,200 पे हो रहा है दुर्गापुर में। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जब सिटी चेंज करते हैं तो उसमें महंगाई की वजह से दिया जाता है। शी ओन्स अ कार विच इज यूजिंग फॉर ऑफिशियल पर्पस, एक कार वो ओन करती हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। अब देखना बात ध्यान से, ऑफिशियल पर्पस के लिए कार यूज हो रही है। हर एम्प्लॉयर रीइंबर्सेस हर रुपीज 3,000 पर मंथ, इस कार के लिए एम्प्लॉयर जो है वो 3,000 रुपीज रीइंबर्स कर रहा है इस लेडी को, ठीक है। She is contributing rupees 2,100 per month towards a recognized provident fund. तो employees contribution to recognized provident fund है 2,100 per month. The employer is also contributing same amount. जो employer है वो भी same amount contribute कर रहा है भाई provident fund में। Interest credited to recognized provident fund is 11% rupees 1,200. 11% interest जो credit हो रहा है वो 2,200 credit हो रहा है। She paid 1,800 as professional tax during the year. उन्होंने 1,800 रुपीज प्रोफेशनल टैक्स भी इस लेडी ने पे किया है, इनकी स्टेट में था। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस चौधरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। चलो भाई अब सुनना भाई, शर्त सुनना क्या है। शर्त यह है तुम मुझे पहले आंसर बताओगे, उसके बाद मैं बोर्ड पे करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोर्ड पे कर रहा हूं और तुम कॉपी कर रहे हो अपने रजिस्टर पे। पहले तुम एक एक करके मुझे लाइन आइटम का बताओगे, उसमें मैं क्या भरूं कॉलम्स में, और फिर मैं कॉलम भरूंगा। मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। मंजूर है तो बोलो हाँ। सर अगर सैलरी 40,000 हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी, वो तो 40,000 है तो 40,000 होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी भी सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के इक्वल होती है भाई। तो 40,000 अगर किसी की सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40,000 ही होगी। यस वेरी गुड, सब तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। भाई सैलरी का क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा, बता रहा हूं। 8 नंबर पक्के हैं, मिनिमम 8 नंबर पक्के हैं, 8 से एक भी नंबर कम नहीं आएगा, 8 नंबर मिनिमम टू मिनिमम पक्के हैं। तो क्या तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? शुभम जैन ने भी आंसर दिया भाई बेसिक सैलरी का, शुभम जैन ने डियरनेस अलाउंस का भी आंसर दिया। वेरी गुड शुभम। चलो अब सब लोग आंसर देंगे भाई। सबसे पहला कॉलम है सैलरी, मैं सैलरी में क्या अमाउंट भरूं। बेसिक सैलरी इस पर्सन की भाई कितनी है ये बता दो जरा। सैलरी में बेसिक सैलरी एस चौधरी की भाई बेसिक सैलरी कितनी है जरा बता दो। मैं क्या अमाउंट अपने बोर्ड में भरूं जरा चैट बॉक्स में लिख दो। जरा चैट बॉक्स में लिख दो सैलरी कितनी आएगी। चलो वेरी गुड आंसर।
और वर्किंग का ना अलग से कॉलम दिया हुआ है, तो वर्किंग का कॉलम हमने लगा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अलाउंसेस पे। जो हमारा डियरनेस अलाउंस है वो कितना दिया हुआ है भाई? डियरनेस अलाउंस कितना दिया हुआ है, जरा चैट बॉक्स में बता दो डियरनेस अलाउंस कितना होगा। 60% ऑफ बेसिक। अच्छा 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 अच्छा, 60% ऑफ बेसिक। तो ये आ गया भाई 1,08,000। तो ऐसा करते हैं, सारे अलाउंसेस को ना इनर अंदर वाले कॉलम में रखते हैं, इकट्ठा बाहर ले जाएंगे। वैसे देखो मैं आपको एक और एडवाइस दे सकता हूं भाई, यहां पर आपको जरूरी नहीं है इतने सारे कॉलम बनाना। ठीक है, ये डिटेल का कॉलम अलग बनाओ, अमाउंट का कॉलम अलग बनाओ, इतने सारे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट अलाउंस का अमाउंट निकाल के सीधा के सीधा यहां पर भी लिख सकते हो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मेरे पास बना हुआ है तो मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। 1,08,000 यहाँ पर आ गया। अच्छा, मेडिकल अलाउंस बता दो कितना है। मेडिकल अलाउंस 7,200। वेरी गुड वेरी गुड भाई। मैं डायरेक्ट जो तुम बोल रहे हो ना, मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, जो तुम लिख रहे हो ना चैट बॉक्स में, जो भी चीज तुम लिख रहे हो मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। चलो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस बता दो। रानू पॉल कह रही है 18,000। वेरी वेरी गुड, 18,000 आ गया सिटी कॉम। फुली टैक्सेबल है ये वाले ना, फुली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस भी आपको धोखा देने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर इतना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। वेरी गुड, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 18,000। चलो भाई, अब आ गया हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कितना है, सबसे पहले बताओ। टोटल अमाउंट जो हाउस रेंट अलाउंस का रिसीव हुआ है वो कितना है। हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है? 72,000। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ है वो हुआ है 72,000। ठीक है, 6,000 पर मंथ, और रेंट जो पे हो रहा है वो 7,200 पर मंथ हो रहा है। तो हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 6,000 पर मंथ। तो मैंने कर दिया 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा? इसमें से एग्जाम्प्ट होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल एचआरए, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो है 72,000। 40% ऑफ बेसिक प्लस डी है। दुर्गापुर सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि भाई इसमें 40% ऑफ बेसिक प्लस डी है हमारा भाई टैक्सेबल एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, सो 40% ऑफ बेसिक प्लस डी ए प्लस बेसिक। तो भाई बता दो जरा, बेसिक और डीए का 40% कितना होगा? बेसिक कितना है भाई? परफेक्ट, वेरी वेरी गुड आंसर। अच्छा, सैलरी, हाँ बेसिक और डीए बताओ ना पहले। 11 कितना है? 115200। तो बेसिक है 1,80,000, डीए है 1,08,000, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई बाय 40% कर दिया, तो मेरा आ गया 115200। वेरी गुड। अब है भाई रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड डीए। तो रेंट कितना पे कर रहे हैं? 7,200 रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, रेंट कितना पे कर रहे हैं? 7,200 का रेंट पे कर रहे हैं। तो 7,200 माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए कितना है? 1,80,000 प्लस 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस 7,200 पर मंथ। तो ये टोटल आ गया 28800। 28800। रेंट कितना पे कर रहे हैं? 7,200 मल्टीप्लाई बाय 12। रेंट पे कर रहे हैं 86400। तो भाई हमारा जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया? 57600। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इस वाले अमाउंट को, जगह है। 86400 माइनस 28800। ठीक है, इसका कंप्यूटेशन अपने ब्रैकेट में भी हमने लिख दिया एग्जाम में, ताकि हमें याद रहे। इन तीनों में से जो लोअर होगा ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इन तीनों में से लोअर क्या है भाई? इन तीनों में से लोअर है 57,600। तो 72,000 माइनस 57,600, तो टैक्सेबल कितना आ गया? 14,400 टैक्सेबल आ गया। वेरी गुड, परफेक्ट। और को दास भी आ गया भाई, मैदान में कूद गया। और को दास अब तक शांत बैठा था, आ गया मैदान में। यस, वेरी गुड, 57,600। और टैक्सेबल कितना आ गया? 70,000 माइनस 57,600 टैक्सेबल आ गया 14,400। वेरी वेरी गुड। चलो परक्विजिट पे आ जाएं। जी सर, परक्विजिट पे आ जाइए।
सबसे पहला परक्विजिट है भाई कार फैसिलिटी, ठीक है। अब देखो कार फैसिलिटी में एक बात दी हुई है, जो कार है वो पूरी की पूरी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, और जो एम्प्लॉयर है वो जो भी खर्चा हो रहा है उसको रीइंबर्स कर दे रहा है, ठीक है। अब जब प्योर ऑफिशियल पर्पस के लिए कार यूज होती है तो परक्विजिट बनता है निल, तो कुछ भी परक्विजिट नहीं बनेगा, टैक्सेबल परक्विजिट कुछ भी नहीं रहेगा भाई, क्योंकि कार प्योरली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रैकेट में लिख दो भाई ऑफिशियल पर्पस। अगर कार ऑफिशियल पर्पस के लिए भाई यूज हो रही है तो हमारा परक्विजिट बनेगा निल। आगे बात समझ में? जी सर आगे बात समझ में। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आ जाए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, आओ अब उसको देखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2100 पर मंथ, 2100 पर मंथ, मतलब 25,200 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये है भाई 25,200। कैसे आया? 2100 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब एग्जेम्प्ट कितना होगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से एग्जेम्प्ट कितना होगा भाई? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से एग्जेम्प्ट कितना होगा? तो जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब वो प्राइवेट वाले एम्प्लॉइज के लिए होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो भाई जो एग्जेम्प्ट होता है वो होता है 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए का 12% भाई एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं एग्जेम्प्ट कितना होगा? 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। अब बताओ जरा बेसिक कितना है? 1,80,000। डीए कितना है? 1,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%। ओहो ये तो 25,200 से भी ऊपर आ गया। तो मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट होगा? 25,200 पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, बेसिक है 1,80,000 प्लस डीए है 1,08,000, मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया 12%, तो 34,560 आया। और कंट्रीब्यूशन हो रहा है 25,200 का, तो विद इन 34,000 कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कुछ भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट कम्स टू 0। बता देना आपका जवाब भी यही आया है ना? वेरी गुड, फुल एग्जाम्शन, वेरी गुड, फुल एग्जाम्शन। अंकिता डे कह रही है आरपीएफ निल है, वेरी गुड, आरपीएफ डेफिनेटली निल। चलो इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो इंटरेस्ट मिल रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है भाई 2200, 11% के हिसाब से मिल रहा है 2200। और एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट होगा 9.5% ऑफ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का जो 9.5% है बस वही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारा का सारा टैक्सेबल होगा अप टू 9%, ठीक है। यहां लिख दो अप टू 9.5%। अप टू 9.5%। सो 2200 11% है, तो 9% कितना होगा? 1800, 9.5%। अच्छा 2200। देखो मैं कैलकुलेट कैसे करूं, कैलकुलेशन भी तो मैं बता देता हूं भाई, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। 2200 जो है ना दैट रिप्रेजेंट्स 11, तो अगर 2200 11 रिप्रेजेंट करता है तो 9.5 कितना रिप्रेजेंट करता है? तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9.5, तो 2200 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, ये आ गया भाई 1900 एग्जेम्प्ट होगा, तो टैक्सेबल कितना होगा? 300 टैक्सेबल होगा, 300 टैक्सेबल होगा, 1900 एग्जेम्प्ट होगा। वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड वरुण पॉल, रानू पॉल, वेरी गुड आंसर, ठीक है। सारे एलिमेंट हो गए? जी सर। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकाल के बता दोगे क्या? जी सर बिल्कुल बता देंगे। बता दो जरा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी है? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी है? 327,900। बताओ जरा, चेक करो 327,900 सही जवाब है क्या? 327,900, 327,900 सही जवाब है। सबका जवाब यही आ रहा है, वेरी गुड, सुपर्ब। चलो भाई डिडक्शन देख लें। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सभी को मिलेगी। जी हाँ सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलेगी। कितनी? 50,000 रुपीज। और प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाएगी क्या? बिल्कुल सर, प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्सेस 1,800 रुपीज, प्रोफेशनल टैक्सेस 1,800 रुपीज, तो 51,800 की हमको मिल गई डिडक्शन। सैलरी कितनी आ गई? सैलरी का अमाउंट बता दो। 276,100। वेरी वेरी गुड, 276,100।
2761 और ये आए 8 नंबर आपके जेब में। कितने मार्क्स आ गए भाई हमारे? 8 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। जिसने इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया, जिसने इन टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली बिना कंफ्यूज हुए, बहुत ज्यादा भाई फंसे हुए सीख लिया, वो 8 नंबर आपकी जेब में पक्का पक्का होगा। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये, मान लो कोई एक एडजस्टमेंट आपको नहीं समझ में आ रही, मान लो कोई एक एडजस्टमेंट आपको टेक्निकल लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, और एक ऐसे एडजस्टमेंट है जो बिल्कुल आप ये नहीं सोच पा रहे कि सर मैं इसका क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, तो जितने पॉइंट्स आपने सही करे उसके अनुसार आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है अगर एक आधा एडजस्टमेंट आपको नहीं भी समझ में आ रही तो। बाकी सारा क्वेश्चन प्रॉपर्ली करना है, फॉर्मेट प्रॉपर्ली बनाना है, और वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं, और जहां जहां अजम्पशन लो वहां अपनी अजम्पशन जरूर लिख के आनी है। भाई कोई भी आप एक्सप्लेनेशन देना चाहो वो जरूर लिख के आना है, ताकि आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाए। तो स्टेप मार्किंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, स्टेप मार्किंग का आपको भाई मार्क्स मिलेगा। ये yippee! उफ, पता नहीं क्या हो रहा है, उफ, ऐसा वैसे थकान थकान सी हो जाती है ना, मतलब ऐसा सा लग रहा है कुछ, ओहो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे चक्कर से आ रहे हो, और वीकनेस सी, कमजोरी सी महसूस हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ये, और पैरों से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे 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 क्या हो, अरे वापस वापस एनर्जी, वेरी गुड। क्या यार आप लोग तो जादू एकदम, हाँ एकदम वापस एनर्जी भर देते हो। यस यस, थम्स अप के बाद वापस आ गई एनर्जी। और क्या हम सब तैयार हैं अपने अगले क्वेश्चन को करने के लिए? क्योंकि अगला क्वेश्चन खूब सारे चैलेंज हमारे सामने थ्रो करने वाला है। क्या हम रेडी हैं उन वाले चैलेंजेस को भाई पकड़ने के लिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए? अगर हम रेडी हैं अगले क्वेश्चन के चैलेंजेस को देखने के लिए, चैट बॉक्स में लिखो यस सर, फुल एनर्जी, यस। चलो फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। मिसेस सिमरन, एजेड 45 इयर्स, इज एचआर मैनेजर इन शिव प्राइवेट लिमिटेड। भाई प्राइवेट कंपनी में ये एचआर मैनेजर हैं मिसेस सिमरन। शी हैज गिवन द डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। 23-24 की बड़ी डिटेल्स दे रही हैं वो, इनकम की, इनकम क्या क्या है 23-24 में, ठीक है। बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ अप टू 31 जुलाई 2023। तो भाई आधे साल मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने 4 मंथ्स तो सैलरी रही 70,000 पर मंथ, ठीक है। और 8 मंथ्स जो सैलरी जुलाई अगस्त से लेकर एंड तक, ठीक है। तो 8 मंथ्स जो सैलरी रही वो रही 75,000 पर मंथ। तो ड्यूरिंग द ईयर सैलरी चेंज हो रही है, तो सैलरी जो है वो 4 महीने तो रही 70,000 पर मंथ और 8 महीने रही 75,000 पर मंथ। सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। डियरनेस अलाउंस इज 25% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 25% डियरनेस अलाउंस है। नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट का डियरनेस अलाउंस पार्ट नहीं बनता। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जुलाई 2023। तो 1 महीने की सैलरी भाई जुलाई 2023 में पे हुई है ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो जो भी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस है उसका 1 महीने का एडिशनल बोनस मिला है, जो 31 जुलाई को ही पे किया गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई आरपीएफ में ऑन अकाउंट ऑफ फंड अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक का 15% कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में गया है। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ओहो मोटर कार जो है वो एम्प्लॉयर ओन करता है। तो मैं देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो जो हमें पता है हमारी कैलकुलेशन में जरूरत देंगे, जो हमारी कैलकुलेशन को सुगम बनाएंगे, तो उनको हाईलाइट करते हुए चलो, ये बेस्ट तरीका है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है। क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड्स 1.6 लीटर, तो बता दो बड़ी कार या छोटी कार? चैट बॉक्स में बता दो बड़ी कार या छोटी कार? चैट बॉक्स में बता दो बड़ी कार या छोटी कार। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो जो गाड़ी जो मिली है वो बस 3 महीने के लिए मिली है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। और वो बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज के लिए मिली है, ठीक है। दोनों यूज हो रहे हैं गाड़ी से, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी, और 3 साल के लिए ये गाड़ी यूज हो रही है। भाई देखो सबका जवाब नहीं आता ना तो मजा नहीं आता। हाँ आ गया सबका जवाब, वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड नीलांजन, वेरी गुड औरको, प्राची वेरी गुड, रानूपाल वेरी गुड। पता नहीं अंकिता डे अब कहां गई, फिर कहेगी सर मैं तो क्वेश्चन करके भेजा था, अब आंसर तो दे नहीं रही अंकिता डे। कहां गई तुम अंकिता डे? चेतना तंवर कहां है? हर्ष कंजानी कहां है? अब जवाब नहीं दोगे तुम लोग, नालायक सो गए क्या? और शुभम जैन के जवाब कहां आ रहे हैं? यस शुभम जैन के भी जवाब आ रहे हैं। सर प्रोफेशनल टैक्स, इफ यू लिव इन जयपुर एंड गो टू बॉम्बे आई हैव टू पे टैक्स। यस यस यू हैव टू पे टैक्स।
इफ यू आर डूइंग योर प्रोफेशन इन बॉम्बे देन यू हैव टू पे टैक्स। अच्छा शुभम जैन जरा बता दो बड़ी कार है या छोटी कार है? दक्ष शर्मा, छोटी कार है बड़ी कार है? शुभम शर्मा, अभिषेक, शिवाजी, अरे वाह अभिषेक भी आ गया, हर्ष कंजानी आ गया, वेरी गुड, बिग कार, वेरी वेरी गुड, बिग कार है भाई। कैसे पता लगा? 1.6 को एक्सीड कर रहा है, सो इट इज इन द कैटेगरी ऑफ बिग कार। ठीक है। रिपेयर एंड रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ 27,000 फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st मार्च वर फुली मेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने पूरा का पूरा खर्चा बियर करा रनिंग एक्सपेंसेस का 27,000 का। द मोटर कार वाज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय खुद कार चला रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चलो ये बात समझ में आ गई। 10,000 पेड एज हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन का हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस 10,000 रुपीज पे हुआ है। 48,000 पेड एज एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 लोगों की एजुकेशन फैसिलिटी है इन अ स्कूल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भाई स्कूल मेंटेन कर रहा है और उसके लिए जो एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के बच्चों के लिए दी गई है 48,000 की भाई एजुकेशन फैसिलिटी दी गई। अब ध्यान रखना ये एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये एजुकेशन फैसिलिटी है, ये एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये एजुकेशन फैसिलिटी है, दोनों में है डिफरेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, आपको सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी है इन द हैंड्स ऑफ मिसेस सिमरन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, अज्यूमिंग मिसेस सिमरन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जा रही भैया, 15 बीएससी में नहीं जानी, ये ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में ना डिडक्शंस नहीं मिलते, जो हमें एग्जेम्पशंस मिलती है ना ये नहीं मिलते। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, वेरी वेरी गुड। चलो जी, तो एक एक करके जरा आप मुझे बताएंगे कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितना कितना आएगा। ठीक है, एक एक करके आप मुझे बताओगे कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना कितना आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल बताएंगे सर। क्या हम सब तैयार हैं टैक्सेबल अमाउंट जानने के लिए? बिल्कुल सर, एकदम रेडी, ऑल सेट। सबसे पहले बता दो बेसिक सैलरी कितनी आएगी? बेसिक सैलरी बता दो कितनी आएगी। ठीक है, बेसिक सैलरी तो भाई देखो 4 महीने के लिए रेखा बुआ इंक्रीमेंट और को दास को ना रेखा बुआ बड़ी पसंद है, रेखा बुआ को जरूर बुलाता है वो। यस रेखा बुआ, यस और को दास, रेखा बुआ यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी रेखा बुआ। क्यों? क्योंकि हमें 4 महीने की सैलरी अलग है, 8 महीने की सैलरी अलग अलग है। ठीक है, तो जी हाँ सैलरी अलग अलग है। 4 मंथ्स की सैलरी है 70,000, सो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, दोनों का जब आप प्लस करोगे तो आएगा 8,80,000। वेरी गुड, 8,80,000, वेरी वेरी गुड। तो हमारा जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 8,80,000। ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी हो गई भाई? बेसिक सैलरी हो गई 8,80,000 इज द बेसिक सैलरी। बेसिक। अच्छा डियरनेस अलाउंस बता दो, डियरनेस अलाउंस कितना है? सर जो डियरनेस अलाउंस है वो है डियरनेस अलाउंस इज 25% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 25% हमारा डियरनेस अलाउंस है। अमाउंट बता दो जरा, डियरनेस अलाउंस का अमाउंट क्या होगा? 25% ऑफ 8,80,000। वेरी गुड, 25% ऑफ 8,80,000 कितना आएगा? 2,20,000। बोनस भाई, बोनस कितना आएगा? वो भी जुलाई के महीने के हिसाब से बोनस आपको भाई पता करना है। जुलाई के महीने में जो सैलरी थी 70,000 थी, 70,000 प्लस 25% बोनस होगा 87,500। 87,500 हमारा बोनस का अमाउंट आएगा। ठीक है, सो बोनस इज 70,000 और याद रखना जुलाई की सैलरी पे ही बोनस भाई कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 70,000 प्लस 25% ऑफ 70,000 तो 87,500 हमारा बोनस का अमाउंट आएगा। अब है भाई एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बोनस 70,000 और को कैसे बोनस 70,000 कैसे? 70,000 नहीं होगा बोनस, 70,000 प्लस डीए, डीए भी तो है ना, डीए 25% है भाई,
बोला भाई बोनस कितना मिलेगा, 1 महीने की सैलरी और डीए की कुल बोनस मिलेगा। और को बात समझ में आई? चलो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर जो है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 15% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी है? 8,80,000 इंटू 15%। एग्जाम कितना होगा? 12% एग्जाम होगा। ठीक है, आरपीएफ में 12% एग्जाम होता है। आरपीएफ में कितना एग्जाम होता है? 12% एग्जाम होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया 15 माइनस 12 ऑफ 8,80,000, मतलब नेट नेट 8,80,000 का 3% will be the taxable amount. 8,80,000 का 3% will be the taxable amount. So 26,400 is the taxable amount. 26,400 is the taxable. Very good answer. Very good. चलो, परक्विजिट ऑफ मोटर कार। मोटर कार का परक्विजिट कितना होगा भाई? 2400 पर मंथ। ठीक है, 2400 और 1800 के दो लिमिट दिए हुए थे भाई। 2400 पर मंथ विल बी द मोटर कार। और सर कुछ खर्चों का भी जिक्र करा गया। अरे वो 2400 में इंक्लूडेड है भाई, जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना वो 2400 में इंक्लूडेड हैं। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 3, 7200 हमारा मोटर कार का। माइक चेक, माइक चेक। माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। 1 2 3। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस। तो हमारा हॉस्टल एक्सपेंस 2 चिल्ड्रन के लिए कितना हमें मिल रहा था? 10,000 रुपीज का अलाउंस मिल रहा था। इसमें से एग्जाम कितना होगा? 300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। 300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जाम होगा। ठीक है, 300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, एजुकेशन फैसिलिटी मेंटेन फॉर 2 चिल्ड्रन इन अ स्कूल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि सर ये एजुकेशन अलाउंस नहीं है। कभी तुम इसे एजुकेशन अलाउंस समझ के एग्जामिशन दे दो। ये एजुकेशन फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए दे रहा है। और एजुकेशन फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए देता है वो फुली टैक्सेबल होती है भाई, उसमें कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलती, वो फुली टैक्सेबल होगी। तो 48,000 जो खर्चा हो रहा है ना वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। 40,000 पेड एज एजुकेशन फैसिलिटी फॉर स्कूल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये टैक्सेबल होगा 100%। 48,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। 48,000 इज फुली टैक्सेबल। ठीक है भाई, तो अब बता देना जरा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी आई? बता देना जरा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी आई? $1,271,900। इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और हमें लेस करना है विच इज 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने लेस कर दिया तो जो मेरी नेट टैक्सेबल सैलरी आई वो आई 1,221,900। 1,221,900 आफ्टर डिडक्शन 1,221,900। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आंसर। परफेक्ट परफेक्ट।
ठीक है भाई, हाँ जी हाँ सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। और बताओ जरा, सैलरी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के बाद कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सर सैलरी चैप्टर आया तो हम सॉल्व कर लेंगे? क्या कॉन्फिडेंस आया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद सैलरी चैप्टर के? कॉन्फिडेंस आया तो बोलो यस सर। कॉन्फिडेंस आया तो बोलो यस। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? हाँ सर अब कर लेंगे, लक्ष्मी कह रही है। वेरी गुड, यस सर, अच्छे से रिवाइज हो गया। वेरी गुड हर्ष, वरुण पॉल वेरी गुड, नीलांजन मन्ना वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। रेखा, विद्या डी वेरी गुड, प्राची अग्रवाल यस वेरी गुड, सुपर। तो अब एक बात का जवाब दे दो, आगे के लाइव सेशन में लाइव आओगे या रिकॉर्डेड देखोगे? हाउस प्रॉपर्टी कल शुरू हो रहा है। मजे ब्रो मजे, हर्ष कुमार कह रहा है मजे ब्रो, वेरी गुड। तो बताओ आगे के सेशन लाइव कंटिन्यू करोगे या फिर मैं रिकॉर्डेड मतलब देखोगे? क्योंकि देखो अगर रिकॉर्डेड देखोगे तो फिर मैं भी लाइव क्यों लूं, फिर तो मैं भी रिकॉर्ड कर दूंगा और मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा या ये आपकी ऐप पे अपलोड हो जाएगा, बस। मैं भी फिर लाइव नहीं लूंगा अगर तुम्हें लाइव नहीं लेने का मन है तो, है ना। मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ऐप पे, मेरे पास वो ऑप्शन है। तो अगर तुम रिकॉर्डेड लोगे तो फिर बता दो, हाउस प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगले सेशन में, लाइव लेना चाहते हो या फिर लाइव लेना चाहते हो या फिर रिकॉर्डेड लेना चाहते हो? एचपी तो करेंगे ही, अंकिता कह रही है एचपी तो करेंगे ही, रेखा कह रही है लाइव, लक्ष्मी तिवारी कह रही है रिकॉर्डेड। हेलो टेक्निकल टीम, एक लक्ष्मी तिवारी करके बच्ची है ना, हाँ इसका ना, इसको लाइव में मत अटेंड करने देना, इसको रिकॉर्डेड ही रखना। हाँ हाँ, इसको लाइव में कभी एंटर ही मत होने देना। और एक और लड़का है पारस खत्री, इसको भी लाइव में मत इनको रिकॉर्डेड चाहिए ना, तो बस रिकॉर्डेड ही इनको दे दो, फिर इनको हम उसमें लाइव में नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है, टेक्निकल टीम याद रखना दोनों ना। चलो भाई ठीक है, और कौन कौन है जिसको रिकॉर्डेड चाहिए? इतना मजा आता है लाइव में, इतने मजे करते हैं हम लोग, और तुम्हें रिकॉर्डेड चाहिए हैं नालायक? और कौन है से रिकॉर्डेड चाहिए? बिल्कुल सारे चैप्टर्स होंगे, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शंस, टीडीएस, सब का रिवीजन होगा, और इतने शॉर्ट समय में इतना बढ़िया रिवीजन होगा विद प्रैक्टिकल अप्रोच, सारी चीजों का रिवीजन होगा। मजे ब्रो मजे आ जाएंगे। डीटी में हम लेके आएंगे, डीटी आईडीटी में हम लेके आएंगे 80+ मार्क्स। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, ऑल द वेरी बेस्ट।